हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो लास्ट एग्जाम है वो 2019 में कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें इसमें टोटल 1194 वैकेंसीज थी। तो लगभग हर 2 साल में एक बार ये एग्जाम कंडक्ट होता रहता था पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2019 के बाद इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो काफी एक्सपेक्टेड है कि इस साल के लास्ट तक इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, और डिफरेंट सोर्सेज में भी इसकी वैकेंसीज का जिक्र होता ही रहता है। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज होती हैं एचपी पटवारी की। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम के। तो ये जो एग्जाम मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दैट इज 2019 एग्जाम। 2019 में पूछे गए जो भी सवाल होंगे हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन से, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ पैटर्न डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको इसके लिए समय मिलता है 120 मिनट का, और इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। इंग्लिश सेक्शन के 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 25 नंबर के। हिंदी सेक्शन के 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और जनरल नॉलेज, जिसमें ज्यादातर आपको स्टैटिक जीके और हिमाचल जीके देखने को मिलती है, उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। तो कुछ इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा, 120 मिनट का टाइम होता है। काफी हाईली कॉम्पिटिटिव ये हमारा एग्जाम रहता है। अगर मैं कट ऑफ की भी बात करूं तो 75 प्लस जो मार्क्स है, ये सिक्योर्ड मार्क्स हैं आपकी मेरिट में नाम आने के लिए। ये मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं। और जैसे कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जो है वो हर एक एग्जाम को आजकल फिल करता है। तो एचपी पटवारी भी एक काफी अच्छी जॉब है, तो इसमें भी आपको काफी हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो ये मान के चलो कि 75 तो एक बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल इससे कम तो जाना ही नहीं है, इससे ज्यादा ही नंबर आपके होने चाहिए। तो इसके लिए चारों जो कंपोनेंट्स हैं, चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए, एग्जाम का लेवल समझने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जरूर पता होना चाहिए कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। तो उसी के लिए हमने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करी है आपके साथ, जिसमें हम डेली रात को 8 बजे आपके साथ शेयर करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे अभी 2019 का है, उसके बाद हम 2017 वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे, और जितने भी अभी तक हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जाम्स हुए हैं उन सबके क्वेश्चंस की हम आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये जो हमारा जो क्लासेस है जो बाइलिंगुअल रहेंगी, ये हिंदी में भी होंगी और ये इंग्लिश में भी होंगी। तो मैं दोनों में ही आपको करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन होगा। तो 51 यानी कि 51 से लेके 75 क्वेश्चन तक टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे अपना मैथ के सेक्शन से, ठीक है, गणित के सेक्शन से। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें क्या बोला गया था कि अगर मान लो आप 1000 रुपए बैंक में जमा करवाते हो, तो 10% के हिसाब से 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है जी। देखो, आपने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो 1 साल बाद क्या होगा, बैंक आपको 10% ब्याज देगा। क्योंकि जो R% होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर वार्षिक दर, तो ये क्या होता है पर एनम या फिर 1 साल का। तो हर साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो पहले साल जब 10% ब्याज मिलेगा, वो 10% किसका होगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा, मूल्यधन होगा। तो इस मूल्यधन का 10% कितना होगा जी, 100, यानी कि 100 रुपए। ठीक है, तो अब आपके खाते में 1 साल बाद कितने पैसे होंगे, 1100 रुपए। 1 साल बाद आपके खाते में कितने पैसे होंगे, 1100 रुपए होंगे। अब दूसरे साल जब ब्याज लगेगा 10%, अब ये 10% ब्याज जो है वो किस पे लगने वाला है, 1100 रुपए पे। 1100 रुपए पे, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो हमेशा किस पे लगता है, पिछली अमाउंट पे, पिछले जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे उस पे ब्याज लगता है। ठीक है जी।
तो इसका अगर मैं 10% देखता हूँ 1100 का, वो कितना बनता है 110 रुपए। तो पहले साल आपको ब्याज मिला है 100 रुपए का, दूसरे साल मिला 110 का, तो कुल ब्याज आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 210 रुपए का। कुल ब्याज कितना मिलेगा 210 रुपए का। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर होगा। अगर आपसे पूछा होता कि अमाउंट क्या है, ठीक है, मिश्रधन क्या है, अमाउंट क्या है, तो अमाउंट का आंसर क्या आना था हमारे पास, आपने 110 रुपए ऐड करने 1100 में आंसर आ जाता 1210 रुपए, जो कि पहली ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आंसर होगा 210। तो पहला सवाल आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो एक घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूं एक बार। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3750 किलोमीटर इन 25 आवर्स, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस द सेम ट्रेन विल कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो होती है स्पीड। आपसे क्या पूछा गया है, सिंपली स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है, गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी कवर हो रही है 3750 और समय कितना है 25। तो बस आपने इसको भाग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 25 गुना 1 25, 12 कैरी हुआ है, बच गया है, तो 25 गुना 5 125, तो 150 आया। तो जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो माइनस का 1 है, ठीक है, उसकी जो पावर है 1000, वो किसके बराबर होगा, उसकी पावर 1000 किसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो जवाब क्या होना था, हमारा 1 होना था, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे इनफिनाइट क्यों ना हो, उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में नंबर आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर माइनस में नंबर है और पावर आपकी ओड है, तो आंसर आएगा -1। और अगर -1 की पावर हमारे पास इवन होगी तो आंसर होगा +1। ठीक है जी, प्लस का बन आ जाएगा। ओड का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 2 से भाग ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये क्या ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स जो 2 4 6 8, जैसे कि 1000 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है। तो माइनस के 1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा प्लस का 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि अर्जुन की आयु श्रेया से की आयु की दुगनी है। अर्जुन की जो उम्र है वो श्रेया की उम्र से क्या है, दुगनी है। ठीक है, 2 गुनी है। आपको बोला गया है 5 साल पहले उसकी आयु श्रेया की आयु से तिगुनी थी, 5 साल पहले ये 3 गुना थी। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए कि बताइए दोनों की एज क्या रही होगी। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो अर्जुन और श्रेया, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, 5 इयर्स पहले, तो 5 साल पहले क्या था, अर्जुन की जो एज है, अर्जुन की जो उम्र है वो 3 गुना थी किससे, श्रेया से। ठीक है, तो अगर मैं आज की बात करता हूं, वर्तमान की बात करता हूं, तो आज जो रेशो है वो क्या है, 2:1, 2 गुना है अभी। ठीक है, तो बच्चे एक चीज समझना, आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट एजेस, मतलब अभी वर्तमान में उनकी एज क्या है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अभी वर्तमान में उनकी एजेस क्या रही होगी। तो आप क्या करो, जो चीज आपसे पूछी हुई है उसको एक्स ज्यूम करो। ठीक है, अब एक चीज समझना कि अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि वर्तमान जो अर्जुन की एज है वो 2x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, -5। ठीक है, श्रेया की एज अभी क्या है, x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, -5। ठीक है, और 5 साल पहले का जो रेशियो है उनका, 5 साल पहले का जो कंपैरिजन है, रेशियो है, जो अनुपात है वो कितना है, 3/1। 5 साल पहले का अनुपात कितना है, 3/1। तो यहां से क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस में ऐसे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो बन जाएगा 2x - 5
ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3x माइनस 15। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो अगर आप यहां इसको पुट करते हो, है ना, x की जगह पे अगर आप 10 पुट करते हो तो ये 20 साल हो जाएगा और ये 10 साल हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्रेजेंट एज मतलब आज की मैं अगर बात करूं तो आज अर्जुन की एज 20 साल है, श्रेया की 10 साल है, और 5 साल पहले ये 15 साल होगी, ये 5 साल होगी, तो 15 और 5 हो गया ना 3:1, 3:1। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 20 वर्ष और 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन में अभी यहां कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी कहीं में नहीं लिखा हुआ है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज 5 years ago। इसको थोड़ा सा आपने क्रॉस चेक कर लेना है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच करती है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है, क्योंकि 20 और 10 आएगा। अब कैसे आएगा इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ठीक है, एक तो अर्जुन की एज ज्यादा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये बचा क्या है, 15 और 30। ठीक है, सॉरी, अर्जुन की एज ज्यादा है ना, तो अर्जुन की एज ज्यादा कहीं भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष और 10 वर्ष, 20 और 10 वर्ष ही होगा इसका आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि सही किया है या गलत किया है। ये देखो, दो की वैल्यू, ये 20 साल है, 10 साल है, 2:1 में है। तो 5 साल पहले ये होगा 15 साल का अर्जुन, और श्रेया होगी 5 साल की। तो ये 3:1 है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन मैच नहीं कर रही है यहाँ पे। तो कई बार हो जाता है, ये ऑफिशियल पेपर ही है जिसमें ये गलती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आपको क्या बोला गया है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, वृत्त क्या होता है, एक सर्कल इस तरीके से, उसकी जो कह रहा है कि जो परिधि है, परिधि इसको बोला जाता है, ये जो चीज है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, परिधि, या फिर सरकमफ्रेंस बोला जाता है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 132। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब एक चीज समझना, जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई और आर। 2 पाई आर, आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है, आर क्या होता है हमारे पास, रेडियस। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। अब पाई को आप क्या लिख सकते हो, 22/7 बराबर है 132। ठीक है जी। तो 22 गुना 6 होता है 132, 2 गुना 3, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्षेत्रफल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है जी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका जो जवाब होगा वो होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, दो ऑप्शन है हमारे पास, ए भी 1386, बी भी 1386। अब हम किस पे टिक लगाए, हम किसको अपना आंसर माने, इसको समझने वाली बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि देखो, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, जो हमारे यूनिट्स होते हैं, जो हमारी इकाई होती है, वो होती है वर्ग में। इकाई हमेशा किस में होती है, वर्ग में। तो इसलिए ये आंसर रहेगा। ये नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर अकेले में, सिर्फ सेंटीमीटर में इसकी इकाई नहीं होती क्षेत्रफल की। अगर परिधि पूछी होती, परिमाप पूछा होता, तो मैं कह सकता था कि ये आंसर है। बट अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है कि 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, अगर इसको मैं 5, 6, 7 के साथ बटे करता हूं, तो बताओ मेरा आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, यदि इस संख्या को 567 से भाग दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो भागफल क्या होगा। तो बच्चे देखो, भागफल करते हैं। अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ये आंसर कर देते हैं। तो मैं पहले बता दूं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये इंटू वन इंटू वन इंटू वन, है ना, गुना एक गुना एक गुना एक, ऐसा नहीं है। तो गुना एक, फिर एक डिजिट से नहीं हो रहा है, 0 लगेगा, फिर 2 डिजिट से भी नहीं हो रहा, फिर 0 लगेगा, फिर हो रहा है कैंसिल 3 डिजिट से, ये हो गया। उसी तरीके से आगे भी 0, 0, 1। तो इसका आंसर क्या होगा,
1001001, ठीक है, क्योंकि जब आप दोबारा इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप दोबारा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, 0 है तो 6 आ जाएगा, फिर 0 है तो 5 आ जाएगा, फिर से 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, तो वही नंबर आपका दोबारा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, तो गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको बोला गया है 3/4 और इसकी पावर क्या है 7 गुणा 4/3, इसका भी पावर क्या है 7, ठीक है। तो देखो जी, जब हमारा बेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। देखो पावर 7 का मतलब क्या होता है कि ये 7 बार गुणा होगा, ये भी 7 बार गुणा होगा, मतलब इसके ऊपर 7 बार 4 होगा, इसके ऊपर 7 बार 3 होगा, नीचे 7 बार 4 होगा, 7 बार 3 होगा, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे। 7 बार 4 7 बार 4 से कैंसिल हुआ, 7 बार 3 7 बार 3 से कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या रहेगा, इसका जवाब क्या रहेगा, प्लस का 1। इसका जवाब क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, 14 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया कि उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए 2d/3, त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, त्रिज्या क्या होगा, रेडियस होगा, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। और अगर मैं बात करता हूं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है त्रिज्या, ठीक है, रेडियस है। तो आपसे इसका रेडियस कितना गिवन है 2d/3, तो आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगर आप देखोगे ऑप्शंस को तो उसमें पाई जैसे का वैसा ही है, पाई को सॉल्व ही नहीं किया गया, तो पाई को एज इट इज रखेंगे और r की वैल्यू क्या है 2d/3, 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 ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना आ गया 81। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमारे पास है। इसका जवाब क्या होगा 81 वाला। बाकी आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, पाई का पाई रहेगा, और डी गुना डी गुना डी क्या बनेगा, डी की पावर 3, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा 32/81 पाई d3, ये रहेगा इस सवाल का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई जब if the sum of two consecutive even numbers is 66 then the smaller number is, consecutive number क्या होते हैं, क्रमागत नंबर जो लगातार चल रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारे पास दो नंबर है, दो क्रमागत नंबर हैं जिनका योग क्या है, जिसका सम क्या है 66 है, तो आपसे पूछा गया है कि छोटा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप तो ऑप्शन ही देख लो यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऑप्शन ही देख लो, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें लिखा हुआ है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन भी पुट करके करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखो 32 पुट करता हूँ, तो 32 और अगला नंबर क्या होगा 34 होगा, तो कितना बन रहा है 66, 66 बन रहा है ऑलरेडी। तो यही सेटिस्फाई हो चुका, आंसर यही आ चुका है। अदरवाइज अगर ये चीज आपको डाउटफुल लगती है या फिर लगता है कि कैसे ऑप्शन पुट करेंगे, तो एक संख्या को आप x मान लीजिए, एक संख्या को आपको क्या मानना पड़ेगा x जमा 2, क्योंकि इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर्स में 2 का तो आपको डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 66, तो ये 2 उधर चला जाएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 32, यानी कि 32। तो बाई ऑप्शन वैसे ज्यादा बढ़िया रहता है, आपको ऐसे सवालों के लिए आपको इसी तरीके से चलना मेरे ख्याल से आपको बेटर रहेगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि श्रृंखला 2 5 11 20 32 47 डैश और 86 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल होता है नंबर सीरीज के ऊपर। तो हमारे पास नंबर है 2 5 11 20 32 47 और
खाली, वो लास्ट वाले को रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना, जब भी इतने सारे नंबर होते हैं ना, तो उस केस में हमेशा ही आपने डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 3 का, जहां 6 का, यहाँ पे 9 का अंतर देखो, अंतर कितना है, 3 का, 6 का, 9 का, यहाँ पे 12 का अंतर है, यहाँ पे 15 का अंतर है। अगर आप देखोगे तो 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का पहाड़ा है ना, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, और आगे क्या होना चाहिए, 18। यानी कि इस नंबर का और जो नंबर हमने निकालना है उसमें अंतर कितने का होना चाहिए, 18 का। तो 18 फटाफट इसमें ऐड कर लो। जैसे 8 और 7 15 होता है, 5 1, 4 1 5 और 1 6, तो कितना बनेगा हमारे पास, 65। कितना बन जाएगा हमारे पास जी इसका जवाब, 65 बन जाएगा। तो यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है वो, कि मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8,000 and sold it after 1 year at a loss of 25%. Find the selling price of a car. क्या हुआ कि मोहन ने एक कार को 8,000 रुपए में खरीदा है और उसको 1 वर्ष के बाद 25% की हानि में बेच दिया। तो बताइए कार का विक्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए में बेचा होगा। अब देखो 8,000 रुपए की कार है, 25% की अगर उसको हानि हुई है तो उसने उस कार को कितने में बेचा होगा, 75% पे, है ना। कि अगर मान लो 100% में खरीदा है, 25% की अगर हानि हुई है तो उसने उसको 75% पे बेचा होगा। मुझे बस इसका 75% निकालना है। और वो कैसे निकलता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। बस इस तरीके से निकलेगा। ये 3 से कैंसिल होगा, 25 गुना 3, 25 गुना 4, और ये 2000 से कैंसिल होगा। तो 2000 गुना 3 क्या होता है, 6000। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, 6000। आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई 5 जमा 1/100 जमा 5/1000 जमे 51/10,000। बताइए इसका मान क्या होगा, कितना जवाब आएगा जी इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लेंगे इसमें लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम का यूज करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एलसीएम। जब भी कभी फ्रैक्शन को आपने ऐड करना हो, जमा करना हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 10,000। तो ये नंबर को आप बटे 1 लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 गुना 5 हो जाएगा 50,000, जमा ये 100 से डिवाइड होगा प्लस 100 आ जाएगा, जमा ये 1000 से डिवाइड होकर 10 बनेगा, 10 गुना 5 होगा 50, और ये 51। ये क्या होगा, 51। तो कितना बनेगा जी, अगर आप इसको जमा करके देखते हो तो 50,000 है और ये 200 है, 50,201 आ जाएगा, है ना। तो 50,201/10,000। मुझे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 4 जीरो लग जाएंगे तो 5.0201। ठीक है, सी क्या आ जाएगा, इस सवाल का जवाब आ जाएगा। आई होप ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में देखो काफी अट्रैक्टिव क्वेश्चन लग रहा है, मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन इस सवाल को हम कैसे करेंगे। आपको क्या बोला गया है, 3 p की पावर 2 q r की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 p की पावर 3 q r की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 p q की पावर 3 r। अब देखो जवाब जो है वो तो माइनस में होगा, क्योंकि 3 हमारे पास नंबर्स हैं डिफरेंट जो गुणा हो रहे हैं, और एक संख्या उसमें से माइनस की है, तो रिजल्ट जो होगा, जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो स्किप कर दो, पहली 2 ऑप्शन तो स्किप हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। बाकी 3 गुना 4 12, 12 गुना 7 84, तो -84 है, तो मतलब 84 तो दोनों जगह पे ही है, तो मतलब ये तो बात बनी नहीं। फिर देखो p की पावर 2 और p की पावर 3। देखो जब भी कभी 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, और उसके जो बेस है, आधार है, अगर वो सेम हो, तो जो पावर्स है वो जमा होती है। पावर्स इस तरीके से जमा होती हैं। तो p की पावर 2 और p की पावर 3 क्या बन जाएगा, p की पावर 5, q की पावर 1 और q की सॉरी p की पावर 2, p की पावर 3 और p की पावर 1 कितना बन जाएगा, p की पावर 6।
ठीक है। उसके बाद q की पावर 1, q की पावर 1 और q की पावर 3 कितना बन जाएगा, q की पावर 5। बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पे q की पावर कितनी है, 6 है। तो ये भी खत्म हो गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बट आई थिंक इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो r की पावर 3 है, r की पावर 2 और r की पावर 1, r की पावर कितनी बन रही है, 6। ठीक है, अगर मैं q की पावर देखूं 1 1 2 2 और 3 कितनी बन रही है, 5। अगर मैं p की पावर देखता हूं तो 2 3 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 नहीं ये 6 आएगा। ठीक है ना, तो एक और गलती हमने निकाल ली है, 2019 के पेपर की 2 गलतियां हो चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, आंसर इसका ये होगा, करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि -7 डिवाइडेड बाय बटे 21/13। ठीक है जी, इसको भाग करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, पहली बात तो ये है कि आंसर आएगा माइनस में, तो ये दोनों खत्म, ऊपर में से एक आंसर होगा। तो क्या होगा, देखो -7, जब भी हम डिवाइड की जगह पे गुणा लगाते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब जो अंश है वो हर बन जाएगा, हर का अंश बन जाएगा। तो 13/21, तो 7 गुणा 3 होता है जी 21, तो माइनस का 13/3 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, और जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 लेनी है हमको। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके से होता है बेलन। ठीक है, ये कुछ रेडियस होता है, आपको सरकमफ्रेंस गिवन है इस तरीके से, इसकी वैल्यू गिवन है 44, आपको इसकी हाइट गिवन है, ऊंचाई गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका आयतन कितना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं आयतन की, तो इसका आयतन होता है पाई r की पावर 2 और h क्या है, लंबाई है, r क्या है हमारे पास, इसका रेडियस है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना आएगा जी, 2 गुणा 22/7, r बराबर है 44, तो 22 गुणा 2 और 2 से 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब यहाँ पे उसको पुट करेंगे, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, और h कितना है 15, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 गुणा 7 होता है 105, 105 गुणा 22, 22 गुणा 5 होगा 110, एक कैरी 22 और एक 23, तो ये आएगा इसका जवाब 2310, और ये होगा अपना सेंटीमीटर क्यूब में, घन में होगा। क्यों, क्योंकि जो आयतन होता है उसके जो हमारे पास इकाई होती है वो पावर 3 के साथ चलती है। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है पावर 2 के साथ चलता है और इसका पावर 3 के साथ। तो चौथी ऑप्शन इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है और ये भी गलत है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर ठीक है, अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो गलती हो सकती है। देखो जैसे इंग्लिश में पढ़ के मैं पहले आंसर निकाल देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि हिंदी में इसकी क्या गलती थी। तो क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। वैसे ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये लघुत्तम समावर्तक से है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का क्वेश्चन है। तो निकालते कैसे हैं कि मुझे 4 का, 9 का और 10 का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, जब हम क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि बिना पेन चलाए एलसीएम कैसे निकालते हैं। अभी आप ये मान के चलो कि एलसीएम कितना है, 180। तो देखो इंग्लिश के अगर मैं बात करूं तो उसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इसमें स्क्वायर की, वर्ग की कोई बात नहीं करी। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई, वर्ग की बात ही नहीं हुई। तो अगर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मान लो ये सवाल इंग्लिश का ना होता,
सिर्फ हिंदी का होता तो जवाब होना था 360। इनमें से 360 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से भाग हो जाता है प्रॉपरली, सबसे छोटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर आंसर आएगा मेरा 900। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे एक स्क्वायर नंबर चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो किसी नंबर का वर्ग भी हो। तो 360 किसी का वर्ग नहीं होता, 490 किसी का वर्ग नहीं होता, 400 वर्ग होता है 20 का, लेकिन 400 जो है वो 9 से भाग नहीं होता है। 900 की अगर मैं बात करूं, जो वर्ग होता है जी 30 का, और 900 जो है वो 4 से भी भाग हो जाता है, 9 से भी और 10 से भी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों के आंसर देखो अलग अलग है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ये जो स्क्वायर लिखा है ना, वर्ग होता है इसका मीनिंग, ये यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या बोला है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है, तो उसका मूल्य वेतन क्या होगा, मूल वेतन क्या होगा। कहता है a man got 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000 rupees then original salary is। तो देखो जी, हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो मूल वेतन है, मूल वेतन जो है उसका वो है 100%। ठीक है, बट क्या हुआ कि वेतन में वृद्धि हुई है, तो जो नया हमारे पास वेतन बना 10% की वृद्धि के साथ वो कितना होगा, 110% होगा। तो ये जो 110% है ना, ये किसके बराबर है, 1,54,000। ठीक है, मैं कोई भी शॉर्टकट या बेसिक चीज यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे आपने ये मान के चलो कि मैथ जो है वो सिर्फ छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। तो कॉम्पिटेटिव में जो नहीं आए हो उनको भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1,54,000 बटे 110, और 100% निकालना है ना, मूल वेतन निकालना है। तो मूल वेतन क्या है, 100% है, तो 100% निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 1,40,000। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 1,40,000। आप कैंसिल आउट करके देख सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। आपसे क्या बोला गया, यदि 56 - 45 प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ये अंडर रूट है जिसको आप वर्गमूल भी स्क्वायर रूट भी कह सकते हो, ये किसके बराबर है, 17 के। तो बताओ एक्स क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो सवाल क्या है, 56 - 45 प्लस रूट ऑफ एक्स बराबर है 17 के। तो ये देखो, ये आपस में माइनस हो सकते हैं। 56 - 45 कितना होता है, 11 होता है, जमा का प्लस का 11 होगा, ये प्लस का 11 उधर जाके माइनस होगा, 17 - 11 कितना हो जाएगा, 6। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है। तो एक्स कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट खत्म, और ये कितना बनेगा 36। ये कितना बन जाएगा 36। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि किस नंबर का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वो कितना होगा, 6 होगा। तो 36 का होता है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आपसे बोला गया है कि 127 बटे 216 का घनमूल कितना है, यानी कि क्यूब रूट कितना है। तो देखो, इसको ज्यादा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 216 जो होता है वो 6 का घन क्यूब होता है। तो इसका जो घनमूल होगा डिनोमिनेटर में, हर में, वो क्या होगा, 6 होगा। तो 6 वाला ऑप्शन तो कोई भी नहीं है इनमें से, एक्सेप्ट दिस, कोई भी नहीं है। अदरवाइज आप चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो, गुणा करोगे तो 3 4 3 बटे 216 होगा। इसका जब आप घनमूल देखोगे तो ये होता है जी 7 × 7 × 7 अपॉन 6 × 6 × 6। तो घनमूल से क्या होता है, 3 का 1 बाहर आ जाता है, तो 7/6 7/6, या फिर 1/6 आपका जवाब होगा। 1/6 आपका क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको क्या बोला गया है कि एक गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद आबादी क्या होगी। ठीक है, 2% से आबादी बढ़ने का मतलब क्या है
कि 2 लोग हर बार बढ़ते हैं 100 में से, ठीक है। अगर मान लो पहले आबादी 100 है तो अब 2 और बढ़ जाएगी, तो 2 और बढ़ने के बाद आबादी कितनी हो जाएगी 102/100, ठीक है। यानी कि अगर मैं पहले साल की बात करूं तो 5000 आबादी थी और 2% आबादी बढ़ी, तो 2% बढ़ने के बाद कितनी होगी 102%, तो एक साल बाद इतनी आबादी होगी। अब दूसरे साल आबादी जो होगी वो इसका 2% और बढ़ेगी, यानी कि इसका फिर से 102/, तो ये रहेगा इस सवाल का जवाब, ये रहेगा इस सवाल का जवाब, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 50 गुना 2 हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा हमारे पास 51। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा, देखो 51 गुना 2 क्या होता है 102, 10 कैरी 0 लग गया और यहाँ पे 1, और 51 और 2 52, तो 5202 इसका रहेगा जवाब, 5202 रहेगा इसका जवाब। तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगले सवाल में आपसे वो क्या कह रहा है कि इफ अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 16 सेकंड्स देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ठीक है। मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि एक जो ट्रेन है वो 240 मीटर लंबी है और एक खंबे को 16 सेकंड में क्रॉस करती है। इस प्रकार से सवाल है जी। ये देखो, ये ट्रेन है जी, ये किसी खंबे को क्रॉस करती है 16 सेकंड में। अब ये क्रॉस कैसे करेगी, शुरुआत कहां से होगी इंजन से और खत्म कहां से होगी यहां से, तो पूरी की पूरी जो क्रॉसिंग होगी उस दौरान जो उसने दूरी तय करी है, जो उसने डिस्टेंस तय करा है, वो किसके बराबर होगा, उसकी लंबाई के, रेलगाड़ी की लंबाई के, ठीक है। जितनी उसकी लंबाई होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी, उतनी ही वो दूरी कवर करेगी। आपसे स्पीड पूछा गया है, आपसे गति पूछी गई है, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 240 मीटर, समय क्या है 16 सेकंड। लेकिन ये जो जवाब आएगा जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर है ना, 240 मीटर है, सेकंड क्या है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड आपको गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मीटर पर सेकंड को अगर ये वाले यूनिट है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में अगर लेके जाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से, मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से, अब आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो जी 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, यहां तक कैंसिल हो गया, 5 गुना 2 क्या होता है 10, 0 कैंसिल हो गया, तो जवाब क्या रहेगा 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर, ठीक है जी। तो ये वाला सवाल भी आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोला गया है कि 4, 6, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं अपने मेथड से निकालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आपने कि देखो अगर लघुत्तम समावर्तक होता क्या है, ये एक ऐसा नंबर होता है, लघुत्तम समावर्तक एक ऐसा नंबर होता है जो इन सब के टेबल में आना चाहिए। यहाँ पे 15 है बच्चों, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, यह है 15, इन सब के टेबल में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 4 और 6 की बात करें तो 4 और 6 के टेबल में 12 आता है, तो 4, 6 और 12 इन तीनों का जो लघुत्तम समावर्तक है वो 12 ही है। 4 गुना 3 12, 6 गुना 2 12, 12 एकम 12, ठीक है। अब 12 और 15 का अगर मैं लघुत्तम समावर्तक देखूंगा तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो लघुत्तम समावर्तक कितना होगा 60 होगा, ठीक है जी, 60 हो जाएगा। तो यही इस सवाल का जवाब है, कोई भी आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें हम ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, बेसिक को समझ के। अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत ही सरल सवाल था, इसमें पूछा गया है 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0 गुना 4 की पावर 0, कोई भी हमारा नंबर है, कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर जो है वो अगर 0 हो जाए तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट 1 बनता है, एंड 1 into 1 into 1 is equal to 1, ठीक है जी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 1।
अगला सवाल देखिए जी, इसमें क्या बोला गया है कि भाई ऐड करना है, इनको जमा करना है। तो जमा करते वक्त गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी किसी ने भी। 4 2 ए 3 2 5 है ना, 1 2 3, फिर यहाँ पे 0 0 4 2, फिर 0 0 0 4 2, फिर आएगा 0 0 0 4। बस, कोई बात नहीं है, देखो शॉर्टकट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख के करिए, अपना एक नंबर सिक्योर करिए। ठीक है जी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका जो अभी चल रहा है, ये भी आई थिंक मैच नहीं करा है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। आई थिंक लास्ट में माइनस था, लास्ट में माइनस था, है ना, तो इसीलिए हमारा जो जवाब है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग आया है। तो ये वाला माइनस वाला है, पहले फिर हम इसको ऐड करेंगे, बाद में माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं। 0 2 6 6 4 और 0, और इसको माइनस करेंगे ऐसे 4 2। तो माइनस जब हम करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो जहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 वाला ऑप्शन 2 है, मतलब ये खत्म हो गए दोनों। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, तो 11 और 4 7। अब 7 8 वाला देखो कौन सा है, ये वाला रहा, तो ये भी गलत। तो बाकी छोड़ दो, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करो। ठीक है जी। चलिए, अब जो लास्ट सवाल है आज के क्लास का वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 3/2 का प्रतिशत में लिखिए। अब प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, किसी भी, मान लो अगर मैं आपको कहूं कि x को प्रतिशत में लिखो तो गुणा 100 कर दो, बस इसको गुणा 100 करोगे तो क्या बन जाएगा, x प्रतिशत। तो मतलब ऐसे बन जाएगा x 0 0%, क्योंकि जब प्रतिशत को सॉल्व करोगे तो 0 से 0 फिर कट जाएगा। तो ये जो 2 3/2 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 7, 7/2 है। तो इसको अगर प्रतिशत में लिखना है तो गुना 100 करूंगा, तो ये 50 से कैंसिल हो गया, तो कितना बना 350। तो ये आएगा 350%। ये कितना आ जाएगा, 350%, यानी कि बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने आज 25 सवाल डिस्कस किए हैं जो एचपी पटवारी के पेपर में पूछे गए थे 2019 में। तो बच्चे काफी चांसेस हैं कि जो वैकेंसियां वो इस साल आउट हो जाएंगी, क्योंकि पहले भी 2 2 साल के अंतराल में आती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2020-21 में नहीं आई है, तो 2 साल हो चुके हैं। तो कभी भी इसकी वैकेंसी आ चुकी है, और काफी वेबसाइट्स में इसके रूमर्स भी है वैकेंसीज को लेके। तो आपने अभी से ही प्रिपेयर्ड रहना है, प्रीपेयर्ड रहना है आराम से। ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है, और ये कोशिश करनी है कि एग्जाम में अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो ऑलमोस्ट 80+ तो आप इजीली स्कोर कर लो। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत होगा। तो आज की क्लास में इसी गुड नोट के साथ समाप्त करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एचपी पटवारी की प्रेपरेशन कर रहे हैं या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज जो है वो अपने सिविल स्टैप हिमाचल यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप पे लेके आते रहते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।